फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स के बारे में। चैप्टर 14 है ये। तो दिमाग में हमेशा पहले एक बात आती है कि नगरों का जो विकास है, उद्भव है, वो कब हुआ होगा और कैसे हुआ होगा। ये इजी काम नहीं है इसका आंसर देना, लेकिन जो नगरों की जो उत्पत्ति है वो मानव सभ्यता के विकास से जुड़ी हुई है, बिल्कुल। ठीक है, जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता चला गया वैसे वैसे जो है नगरों का विकास भी होता गया है। मोटे तौर पे नगरों को उनके उद्भव और विकास के समय के अनुसार 3 भागों में बांटा जा सकता है: प्राचीन अथवा प्राग ऐतिहासिक नगर यानी कि प्री हिस्टोरिक टाउन्स, मध्ययुगीन नगर यानी कि मिडिवल टाउन्स, और आधुनिक काल के नगर यानी कि मॉडर्न टाउन्स। तो प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड जो है ये जो है मोटे तौर पे अगर हम बात माने तो मतलब ईसा से लगभग ईसा पूर्व जो भी नगर जो बसे हुए थे वो आ जाते हैं प्राचीन और प्रागैतिहासिक नगरों में। मध्ययुगीन नगर में लगभग 5वीं शताब्दी से लगभग 15वीं शताब्दी के बीच का जो टाइम है उसको मध्यकालीन टाउन्स में लिया जाता है। और जो मॉडर्न टाउन्स हैं तो ये जो है आपकी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब से स्टार्ट हुआ है या जब से कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ है, लगभग उस पीरियड को लगभग 16वीं शताब्दी को जो है वो से जो भी नगर बसे हैं उनको हम मॉडर्न टाउन्स में लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्री हिस्टोरिक टाउन्स की। तो सेटलमेंट बसाने से पहले और गांव का निर्माण करने से पहले मानव को जो है वो 2 अवस्थाओं से गुजरना पड़ा। सबसे पहले पेलियोलिथिक एज जब थी यानी कि पूर्ण पाषाण जब युग था, तो मानव गुफाओं से निकला और उसने जो है पेड़ के पत्तों और शाखाओं से जो है अपनी झोपड़ी बनाने लगा, यानी कि सबसे पहले उसने अपना आवास बनाना सीखा। ठीक है। दूसरी अवस्था यानी कि उत्तर पाषाणी युग यानी कि नियोलिथिक युग में क्या है, मानव ने कृषि करना और पशुपालन करना सीख लिया। अब मानव क्या जानता था, उत्तर पाषाणी युग तक मानव जो है वो अपना अधिवास बनाना भी जानता था, खेती करना भी जानता था और पशुपालन करना भी जानता था। तो जब उसको ये सारी की सारी चीज़ें आ गई तो मनुष्य ने स्थायी जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया और गाँव का जो है वो धीरे धीरे निर्माण होना शुरू हो गया। ठीक है। इस प्रकार अधिवासों से गांव बने और गांव के विकसित और विस्तृत होने पर नगरों का निर्माण होने लगा। किंग्सले डेविस जो हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं ज्योग्राफी में। उनका मानना है कि लगभग ईसा से लगभग 6000 से 3000 वर्ष पूर्व के बीच में नगरों का जो है विकास हो चुका था, उद्भव हो चुका था। लेकिन कमाल की बात यह थी कि जो विश्व के जो पुराने जो गांव थे, विश्व के जो पुराने अधिवास थे वो हमेशा नदी घाटियों में ही बने। तो जाहिर सी बात है विश्व के जो पुराने जो नगर हैं वो भी नदी घाटियों में ही बसे हुए हैं। ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रारंभिक सभ्यताएं सभी की सभी नदी घाटियों में ही जन्मी थी। ठीक है। इसी प्रकार नगरों का इतिहास भी हम उतना ही पुराना कह सकते हैं जितना कि सभ्यता का, यानी कि जितना कि सिविलाइजेशन का विकास है। सबसे पहले जो नील नदी और दजला फरात नदियों की घाटियों में नगरों का विकास हुआ और यहाँ पे जो नगरों की जो स्थापना है वो ईसा से लगभग 4000 से 2500 वर्ष पूर्व हो चुकी थी। तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मेसोपोटामिया की। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर अभी मेसोपोटामिया का एरिया देख पा रहे हैं। ठीक है। दजला और फरातन नदियाँ यानी कि टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच भूमि को मेसोपोटामिया बोला जाता है। ठीक है। ये जनरली इलाका है इराक ईरान वाला। तो यहाँ पे विश्व के सबसे प्राचीन नगर बसे हुए माने जाते हैं। ठीक है। ये माना जाता है कि निचले मेसोपोटामिया और मिस्र में सबसे पहले नगरों का विकास हुआ था। अब मेसोपोटामिया इसके भी कई पोर्शन हो जाते हैं। जो इसका बिल्कुल साउथ वाला पोर्शन है मेसोपोटामिया का जो दक्षिणी भाग है उसको सुमेर के नाम से जाना जाता है। जो उत्तर पूर्वी भाग है उसको बेबीलोनिया के नाम से जाना जाता है और जो उत्तरी जो भूमि है, उत्तरी उच्च भूमि है, उसे असीरिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है। निचले भाग को सुमेर के नाम से जाना जाता है, उत्तर पूर्वी भाग को बेबीलोनिया के नाम से जाना जाता है और उत्तरी भूमि को असीरिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है। पर यहाँ पे हुआ कि यहाँ पे जो नदियों के किनारे पे बसे हुए जो गांव थे उन्होंने बड़े बड़े नगरों का रूप धारण कर लिया था। सुरक्षा की दृष्टि से नगरों के चारों ओर जो है 4 दीवारी बनाई जाती थी और जो राजा का जो मतलब महल होता था वो मुख्य आकर्षण का केंद्र हुआ करता था। अब हम 2-3 जो है इम्पोर्टेंट जो जगह हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। उर, तो यह मेसोपोटामिया का सबसे बड़ा नगर था। आजकल जो ये जगह है ये इराक में है, उर।
तो यह मेसोपोटामिया का सबसे बड़ा नगर था जो पक्की ईंटों का बना हुआ था। इसका एक प्रशासकीय केंद्र होता था और यह नगर टीले के ऊपर बसा हुआ था। इसके 3 भाग होते थे, एक तो पवित्र स्थल, दूसरा टीले पर फैला 4 दीवारी का क्षेत्र और तीसरा जो है वो बाह्य नगर। अब हम बात कर लेते हैं बेबीलोन की। तो बेबीलोन भी जो ये क्षेत्र है ये भी आजकल जो इराक है वहाँ पे है। तो यह लगभग 3000 वर्ष पुराना नगर है और यहाँ प्राचीन साम्राज्यों की राजधानी था। बेबीलोन कई बार युद्धों में नष्ट हुआ लेकिन दोबारा से इसका निर्माण होता गया। यहाँ भी जो है काफ़ी ऊंची 4 दीवारी थी और इस नगर में काफ़ी अच्छे मंदिर और मीनारें हुआ करती थी। फिर बात आती है जेरूसलम की। तो जेरूसलम जो है यहूदियों, मुसलमानों और ईसाइयों का प्रमुख जो है तीर्थ स्थल है। ये नगर भी कई बार नष्ट हुआ है और दोबारा से बना है। आजकल ये इज़राइल का मुख्य पार्ट है और अनेक विद्वान इस नगर को मेसोपोटामिया की सभ्यता का ही अंग मानते हैं। इसके अलावा और कुछ एक आप इम्पोर्टेंट जगह इनमें देख पा रहे हैं, सीडोन, टायरे। ये सीडोन और टायरे जो हैं आजकल के लेबनान में हैं और ये जो इरुदू और बेबीलोन ये जो हैं ये आपके आजकल के जो इराक वाला जो क्षेत्र है उसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो जनरली हम इराक वाले इलाके की बात कर रही थी। इसमें भी आप यूफ्रेटिस और टिग्रिस नदियों को देख पा रहे हैं। तो इनके बीच का जो भी इलाका था उसको जो है मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो है प्राग ऐतिहासिक नगरों में जो दूसरी जो महत्वपूर्ण सभ्यता थी, नील घाटी के नगर, यानी कि नील घाटी की सभ्यता की। तो नील नदी की घाटी के 2 प्रमुख नगर जो हैं वो एफ्रोडोपोलिस थे और हियरकोनपोलिस थे। तो आप इनकी दोनों की लोकेशन को देख पा रहे हैं इजिप्ट में। ठीक है, एक की लोकेशन आपको ऑलमोस्ट भूमध्य सागर के ऊपर नज़र आ रही है। मेरिफिस जो है नील नदी का सबसे पुराना नगर होता था जिसे काहिरा के निकट बसाया गया था। मिस्र के लोगों ने प्राचीन काल में नगर बसाए और उनमें पिरामिड का निर्माण किया। पिरामिड जो होते थे वो राजा और विद्वानों की कब्र जो है वो हुआ करती थी। जो इसका एक इम्पोर्टेंट जगह थी कि काहुन नामक जो जगह थी, जो शहर था वो दासों के लिए बनाया गया था और मिस्र के राजाओं ने नील नदी के किनारों पर पूजा स्थलों के रूप में कई नगरों को बसाया था। तो आप यहाँ पे लोकेशन देख पा रहे हैं एफ्रोडोपोलिस की और हियरकोनपोलिस की मिस्र में। देखिए मैप में आप इजिप्ट की लोकेशन को देख पा रहे हैं। आपको जो ऑलिव कलर में नज़र आ रहा है इजिप्ट है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कायरो की लोकेशन को। तो कायरो भी जो है इन लोगों ने ही बसाया था। ठीक है, मेरिफिस जो है काहिरा के निकट बसाया गया था और उस टाइम पे मेन जो फोकस होता था व्यापार करना ही होता था। अब हम बात कर लेते हैं जो तीसरी सभ्यता है, यानी कि जो सिंधु घाटी के नगर हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको पता ही कि जो है पाकिस्तान में और भारत में जो सिंधु घाटी जो है की सभ्यता फैली हुई थी। तो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित सिंधु घाटी की सभ्यता आज से लगभग 5000 वर्ष पुरानी मानी जाती है और ये जो है ये भारत के पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान में फैली हुई थी। 1920 में जब खुदाई हुई इस एरिया में तब पता चला कि यहाँ पे कोई सभ्यता भी हुआ करती थी पहले। सिंधु घाटी के 2 नगर हुआ करते थे, एक तो था हड़प्पा, दूसरा था मोहनजोदड़ो, जो एक दूसरे से लगभग 650 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हुआ करते थे। ये जो दोनों के दोनों बड़े बड़े शहर थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये बहुत से गांवों के बीच में स्थित है और इस क्षेत्र के आर्थिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक क्रियाकलापों के केंद्र हुआ करते थे। अनेक विद्वानों ने अनेक कारण बताए हैं इनके पनपने के। जैसे पन्नीकर ने बोला कि मोहनजोदड़ो जो नगर था वो उस क्षेत्र के गांव की उन्नत कृषि के कारण विकसित हुआ था। ठीक है, इतिहास से ये पता चलता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जो है मिस्र और मेसोपोटामिया से जो है घनिष्ठ व्यापारिक संबंध हुआ करते थे। इन नगरों का व्यापार चलाने के लिए बहुत से छोटे छोटे नगर और बाज़ार हुआ करते थे।
लगभग 14 बाज़ार तो हड़प्पा में और 17 बाज़ार जो है वो मोहनजोदड़ो में देखने को मिलते हैं। तो इनके भी कुछ प्रमुख जगह की बात कर लेते हैं। तो लोथल की बात कर लेते हैं। तो इसे सिंधु घाटी की सभ्यता का मुख्य प्रतिनिधि नगर माना जाता है और इसके अवशेष जो है आजकल के गुजरात में अहमदाबाद से लगभग 75 किलोमीटर दूर खंबात की खाड़ी में जो है के निकट मिलते हैं। यहाँ पे लगभग 4,500 वर्ष पूर्व एक छोटा सा गांव था जिसके चारों ओर की उपजाऊ भूमि में गेहूँ, चावल, कपास की खेती होती थी। लेकिन हड़प्पा के लोग यहाँ पे आके बसने लगे और उन्होंने इस नगर का जो है निर्माण किया। रोपड़ की बात करें तो रोपड़ का निर्माण आज से लगभग 4,000 वर्ष पूर्व हुआ था और यह नगर जो है सतलुज के किनारे पर उपजाऊ कृषि भूमि में जो है बसा हुआ था। बनवाली की अगर बात करें तो बनवाली जो है वर्तमान फतेहाबाद में स्थित है और बनवाली गांव की खुदाई से हड़प्पा काल के लगभग 5,000 वर्ष पुराने जो हैं नगर के अवशेष मिले हैं। अच्छा, इस नगर में जो है सेग्रीगेशन हो रखा था, यानी कि जो लोकल लोग होते थे उनके लिए छोटे और कच्चे मकान होते थे और जो धनी व्यक्ति होते थे उनके बड़े और जो है पक्के मकान होते थे। और जो बनवाली है वो सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित था जिसकी वजह से जनरली वहाँ पे बाढ़ आ जाती थी और इन लोगों ने जो है बाढ़ से बचने के लिए बांध का भी निर्माण किया था। तो अब हम बात कर लेते हैं भूमध्य सागर के प्राचीन नगरों के बारे में। तो आप मैप पे जो है वो भूमध्य सागर को नीचे देख पा रहे हैं। तो भूमध्य सागर में बहुत सारे प्राचीन नगर जो हैं वो बसे हुए हैं। ईसा से लगभग 2000 वर्ष पूर्व जो है ग्रीस के ईजियन सागर में मिलोस द्वीप पर फाइलाकोपी नामक व्यापारिक नगर स्थापित हुआ था। तो आप यहाँ पे नीचे ग्रीस को देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे जो है ऑरेंज कलर में आपको ग्रीस दिखाई दे रहा है। तो इसका जो है मिलोस द्वीप था। ये देखिए, ये जो है ग्रीस की लोकेशन है और ग्रीस में मिलोस को दिखा रखा है। तो मिलोस द्वीप पर फाइलाकोपी नामक एक व्यापारिक नगर स्थापित हुआ। इसके अतिरिक्त जो है लेबनान की बिलबोस नामक जगह के ऊपर जो है एक बिलबोस नगर स्थापित हुआ जो कि मिस्र की टिम्बर की आवश्यकताओं को पूरा करता था। तो देखिए, ये आप भूमध्य सागर का लगभग पूर्वी किनारे को देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे बिलबोस नज़र आ रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे, ये आजकल लेबनान में है ये जगह। तो बिब्लोस नगर का जो निर्माण है वो मिस्र की टिम्बर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था। ये आप नीचे बिल्कुल साउथ में जो है आप इजिप्ट को देख पा रहे हैं। तो इसकी जो है, क्योंकि ये सारे के सारे इंटरकनेक्टेड हुआ करते थे, तो मिस्र की टिम्बर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो ये बिलबोस है, इसका जो है ये यहाँ पे इसका निर्माण किया गया था। इसके अतिरिक्त हेलेस्पोंट नगर डार्डेनलीज जमरू मध्य के किनारे पर बसाया गया था। तो देखिए ये कहाँ पे है, ये भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ पे जहाँ पे ये ट्रॉय लिखा हुआ है। आजकल इस नगर को हेलेस्पोंट को जो है ट्रॉय के नाम से जाना जाता है और ये डार्डेनलीज जो है स्ट्रेट के किनारे पे बसा हुआ है। एक बार हम देख लेते हैं ये डार्डेनलीज, मरमरा सी और जो है बोस्फोरस स्टेट क्या हैं, एक बार देख लेते हैं इनको। तो देखिए ये टर्की की लोकेशन है, इसमें आप ईजियन सी को देख पा रहे हैं, सी ऑफ मरमरा को देख पा रहे हैं और ब्लैक सी को देख पा रहे हैं। तो देखिए ये डार्डेनेलीज की जो जगह है, इस जगह पे हेलेस्पोंट नामक जगह बसी हुई है जिसको आजकल हम ट्रॉय के नाम से जानते हैं। तो स्टेट क्या होती है, दो समुद्रों को जोड़ता हुआ पानी का एक पतला सा हिस्सा, इसको हम स्ट्रेट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको सी ऑफ मरमरा भी दिखाई दे रहा है छोटा सा, और ऊपर आपको ब्लैक सी भी नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं डार्डेनलीज को देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे सी ऑफ मरमरा को देख पा रहे हैं और बोस्फोरस स्ट्रेट को देख पा रहे हैं। तो ये आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, डार्डेनलीज कहाँ पे है, सी ऑफ मरमरा कहाँ है और ब्लैक सी कहाँ है। तो ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ता हुआ सी ऑफ मरमरा है और इसकी एक साइड पर डार्डेनलीज है और दूसरे छोर पे जो है वो आपको बोस्फोरस स्टेट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके अलावा क्रीट द्वीप पर नसोस और फायस्टियोस नामक जगह भी जो है
विकसित की गई है। यहाँ पे आप ग्रीस में क्रीट को देख पा रहे हैं, नीचे बिल्कुल साउथ में क्रेट को देख पा रहे हैं। तो क्रीट में 2 जगह बनी थी, यहाँ पे नसोस और फायस्टियोस नामक नगर विकसित हुए थे। इन नगरों के जो है ग्रीक से और मिस्र से दोनों से अच्छे संबंध थे। इसके अतिरिक्त जो है लेवेंट तट पर टायर, सिडोन और उक्रित नगर भी व्यापार की दृष्टि से बसाए गए थे। तो ये देखिए, आप एक बार लेवेंट तट को आप एक बार फिर से देख पा रहे हैं यहाँ पे लेवेंट तट को। तो लेवेंट तट पे आपको उक्रेट नज़र आ रहा है, उक्रेट का मैंने बताया, ठीक है। इसके अलावा टायर और सिडान, ये दोनों के दोनों जो हैं ये लेबनान में स्थित हैं। तो आप यहाँ पे इनकी लोकेशन को देख पा रहे हैं। तो ये भी जो है उक्रिट, बिब्लोस, सिडोन, टायरे, इन नगरों के अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो ये लगभग आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व बसे हुए होते थे, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नगर भी जो है अभी स्थापित हुए थे, जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट थे अलेप्पो और दमिश्क। अलेप्पो और दमिश्क ये दोनों के दोनों हैं, ये सीरिया के अंदर हैं, दमिश्क और अलेप्पो, ठीक है। तो डमेस्कस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो ये जो है आजकल सीरिया के अंदर है। और यहाँ पे आप अलेपी, सिडन, टायरे, इन सभी को देख पा रहे हैं इस वाले मैप में। अगर प्राचीन युग में भारत के नगरों की बात करी जाए तो भारत में आर्यों के आगमन से पहले गंगा और सिंधु नदियों की घाटियों में व्यापार, सुरक्षा, धर्म प्रशासन आदि के लिए कुरुक्षेत्र, मथुरा, द्वारका, हरिद्वार, इंद्रप्रस्थ, अयोध्या, हस्तिनापुर, मिथिला, काशी, प्रयाग, कन्नौज आदि नगर जो है वो बन चुके थे। ये ज़्यादातर जो नगर हैं ये मंदिर, दुर्ग, नदी किनारों और संगम स्थलों या व्यापार केंद्रों के रूप में बनाए गए थे। सबसे पहले बौद्ध युग में जो है तक्षशिला, पाटलिपुत्र और कौशाम्बी नगरों का जो है विकास हुआ था। तक्षशिला आजकल पाकिस्तान में है, पाटलिपुत्र को आजकल पटना के नाम से जाना जाता है, कौशाम्बी यूपी में एक जगह है। तो इन नगरों का विकास हुआ था, ठीक है। इनका मुख्य कार्य प्रशासन, धर्म और शिक्षा का था। उज्जैन, सहस्त्रधारा, नालंदा, राजगिरी, महाबलीपुरम, मदुरई, वैशाली, पुष्कर आदि को भी नगर का दर्जा प्राप्त हो गया था बौद्ध युग में। मौर्य काल की अगर बात करें तो मौर्य काल के शासकों ने धर्म प्रचार के लिए नगरों में मठ बनवाए, जिससे नगरों की संरचना में काफ़ी परिवर्तन आ गया था। तो इस युग में मुख्य नालंदा बिहार में है, मेरठ यूपी में है, सारनाथ यूपी, सांची मध्य प्रदेश में है, वैशाली बिहार में है। तो नालंदा, मेरठ, सारनाथ, सांची और वैशाली जो हैं ये नगर जो है मौर्य काल में बसे हैं। इस काल में नालंदा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। हर्षवर्धन ने कन्नौज जो कि यूपी में है उसको अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। मौर्य काल में पाटलिपुत्र मगध की राजधानी के रूप में एक महत्वपूर्ण नगर था। हालांकि बाद में ये नगर जो है वो गंगा नदी में विलीन हो गया और इसके स्थान पर वर्तमान पटना नगर जो है वो स्थापित हुआ। महाभारत काल के अंतिम युगों में जो है कुरुक्षेत्र महत्वपूर्ण नगर बन गया था। उसके साथ साथ हरियाणा में और दूसरे एरिया भी उभरे, जैसे थानेश्वर पे हुआ, करनाल, पानीपत, सोनीपत, कैथल, पलवल, देवबंद, लोनी इत्यादि बस्तियों ने नगरों का रूप धारण कर लिया था। इंडिया में लगभग ईसा से 500 वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 647 काल के युग में विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन इस समय जो है गंगा यमुना जो सतलुज यमुना विभाजक है, यानी कि हरियाणा और दक्षिणी पंजाब में कुछ नगर विकसित हुए थे, जैसे सरुघना, अग्रोहा, रोहतक, सुनेत। जो सरुघना है वो आजकल जगाधरी के आसपास है ये जगह। अगर हम प्राचीन यूनानी नगरों की बात करें, यानी कि जो ग्रीस कालीन जो नगर अगर हम उनकी बात करें, तो प्राचीन यूनान के छोटे छोटे अनेक नगर राज्य थे जिन्हें ग्रीक भाषा में पोलिस के नाम से जाना जाता है। यूनानियों के उपनिवेश काला सागर से लेकर भूमध्य सागर तक फैले हुए थे, जिसमें व्यापार की पूर्ति के लिए यूनानियों ने नगर बसाए। एशिया माइनर में एफिसस और मिलेटोस तथा
इटली में सिसिली में सिलिनस और नेपल्स नगर जो है वो यूनानियों ने ही बसाए थे। तो एक बार इनकी लोकेशन देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे हैं। तो आप अभी फ़िलहाल अपनी स्क्रीन पे अभी जो है मॉडर्न ग्रीस को देख पा रहे हैं या यूनान को देख पा रहे हैं। तो यूनानियों ने बहुत सारे नगरों को बसाया था एशिया माइनर में भी, जो कि आजकल का टर्की का एरिया है, और इटली में भी कई नगरों को बसाया था, जैसे एशिया माइनर में एफिसिस और मिलेटोस। तो देखिए आप मेडिटेरेनियन इलाके को देख पा रहे हैं अभी, और यहाँ पे आपको एशिया माइनर नज़र आ रहा है। तो एशिया माइनर में एफिसिस, ये मॉडर्न टर्की में एफिसिस और मिलेटोस, इटली में सिसिली यानी कि सिलेनस और नेपल्स नगर। तो ये यहाँ पे आपको इटली दिखाई दे रहा है और इटली के नीचे रेड कलर में आपको सिसिली नज़र आ रहा है। तो सिसिली में सिलिनस और नेपल्स जो नगर है वो यूनानियों ने ही बसाए थे। तो यूनान का सबसे बड़ा जो राजा होता था वो सिकंदर होता था, जिसने मिस्र से अफ़गानिस्तान तक कई नगर बसाए हैं। मिस्र की अगर बात करें तो मिस्र में सिकंदरिया और सिद्धिंत्रता नगर उसी के द्वारा बसाए गए हैं। तो एक जो हैं आर्किटेक्चरल हुए हैं हिप्पोडेमस। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नगरों की एक रूपरेखा तैयार की जो मिस्र, मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी के नगरों की रूपरेखा से मिलती जुलती थी, और यूनानियों ने इनकी रूपरेखा को फॉलो किया। तो भूमध्य सागरीय नगरों में हिप्पोडेमस की शैली को अपनाया गया। एथेंस की बंदरगाह, ये जो है एथेंस जो है ग्रीस की राजधानी है। तो एथेंस की बंदरगाह पिराकस तथा दो नगर थुरी और रोडोस, जो ये थुरी जगह है ये इटली में है, और रोडोस जो है ये ग्रीस में जगह है, रोडोस। तो एक बार इनकी लोकेशन को भी देख लेते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इटली में, ये लोकेशन है थुरी की। तो थुरी में भी जो है हिप्पोडेमस की शैली को अपनाया गया। इसके अलावा रोडोस, तो ये यहाँ पे आप ग्रीस में रोड्स की लोकेशन को देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे भी हिप्पोडेमस की शैली को ही अपनाया गया था। और ये शैली क्या होती थी, इन नगरों में दुकानों के ऊपर मकान बने हुए होते थे। इसके अतिरिक्त खेल के मैदान होते थे, व्यायामशालाएँ होती, थिएटर और मनोरंजन के अन्य साधन, धार्मिक स्थान और जन सभाओं का भी पूरा प्रबंध हुआ करता था। ज़्यादातर जो यूनानी नगर होते थे वो छोटे होते थे और कम जनसंख्या के लिए बने हुए होते थे। बहुत कम नगरों की जनसंख्या लगभग 10,000 से अधिक होती थी। चौथी और 5वीं शताब्दी में एथेंस की जो जनसंख्या थी वो लगभग 40,000 थी, जो गुलामों और विदेशी नागरिकी, और अगर बाकियों को मिला दे यानी कि गुलाम और विदेशी नागरिकों को मिला दे तो ये लगभग 1 से 1.5 लाख के बीच थी। अब हम बात कर लेते हैं प्राचीन रोम के नगरों के बारे में। तो आप अपनी स्क्रीन पे अभी जो है रोमन एम्पायर की जगह को देख पा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा जो मेडिटेरेनियन इलाका है ये पूरा का पूरा कवर हो रखा है जो है रोमन सिविलाइजेशन में। तो रोमन साम्राज्य भूमध्य सागरीय क्षेत्र के अतिरिक्त उत्तर पश्चिमी यूरोप के विस्तृत क्षेत्र में फैल गया था। इतने बड़े साम्राज्य की सुरक्षा के लिए रोमन्स ने जो है सड़कों और दुर्गों का निर्माण किया और काफ़ी बड़े बड़े नगर बसाए। रोमन साम्राज्य के विस्तार से पहले इटली के अधिकांश नगर पहाड़ी दुर्गों के रूप में ही बसे हुए होते थे। तो रोमन्स ने ही इनके चारों तरफ जो है वो बाकी नगरों को बसाया। दक्षिणी इटली के टस्कनो राज्य में लगभग 12 और लोटियम राज्य में लगभग 30 नगर बसाए गए। मोटे तौर पे अगर बात करें तो लगभग 350 नगर जो हैं वो दक्षिणी इटली में स्थापित किए गए। उत्तरी इटली में पो नदी के घाटी में लगभग 80 नगर बसाए गए। पो नदी के डेल्टा में जो है वो इक्विलिया नामक शहर को बसाया गया। तो आप यहाँ पे इटली में इक्विलिया की लोकेशन को देख पा रहे हैं। तो ये जो है रोमन साम्राज्य के दौरान बसाया गया था। यह वेनिस का प्रतिनिधि नगर होता था। इसके अतिरिक्त रोमनों ने जो आइबेरियन प्रायद्वीप है यानी कि जो स्पेन का और जो पोर्तुगल का जो इलाका है उसमें लगभग 354 नगरों का निर्माण किया। रोम नगर का विकास कई गांव के रूप में हुआ था। इसे 7 पहाड़ियों का नगर के नाम से जाना जाता था। तो जो इटली की जो राजधानी है वो रोम है। तो रोम नगर का विकास कई गांव के रूप में हुआ था। इसे 7 पहाड़ियों के नगर से जाना जाता था।
रोमनों के नगरीकरण की चरम सीमा के समय लगभग 30 से 40% जो जनसंख्या वो नगरों में निवास करने लगी थी। रोमन्स जो हैं वो सड़क बनाने में काफ़ी निपुण हो गए थे और सड़क के जहाँ पे एक दूसरे से मिलती थी वहाँ पे उन्होंने कई नगर बसाए थे, जैसे रोम बसाया उन्होंने। इसके अतिरिक्त फ्रांस में ये आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा ट्यूरिन बसाया। ट्यूरिन भी जो है इटली में ही है और ये यहाँ पे लियोन की लोकेशन को देख पा रहे हैं फ्रांस में। तो लियोन, ट्यूरिन और रोम, ये सारे के सारे जो है वो रोमन एम्पायर के दौरान बसाए गए थे। ये जनरली उन जगह पे बसाए गए थे जहाँ पे सड़कें एक दूसरे से आगे मिलती थी। इसके अतिरिक्त जो रोमन्स हैं उन्होंने कई महत्वपूर्ण बंदरगाहों का भी निर्माण किया जो व्यापारिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण हुआ करती थी, जैसे कोलोन की बंदरगाह जो कि आजकल जर्मनी का इलाका है, बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी है, और यॉर्क, ये कुछ एक महत्वपूर्ण नगर थे। और सीरिया के मरुस्थल में पेट्रा और पामीर नगरों का भी निर्माण किया गया जो है रोमन एम्पायर के दौरान। अब हम बात कर लेते हैं मिडिवल टाउन्स के बारे में, मध्ययुगीन नगरों के बारे में। तो यूरोप में जो मध्य युग का जो काल है वो लगभग 5वीं शताब्दी से और लगभग 15वीं शताब्दी तक माना जाता है। जो शुरुआती यानी कि 5वीं शताब्दी का जो शुरुआती पल है उसको डार्क एज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि रोमन एम्पायर इस टाइम पे ख़त्म हो गया था और इस टाइम पे अराजकता फैल गई थी और हर तरह की प्रगति के ऊपर जो है वो प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल गया था। तो लगभग 5वीं शताब्दी के शुरुआत में नगरों का विकास भी रुक गया था। मध्य युग के उत्तरार्ध काल में यानी कि 9वीं और 10वीं शताब्दी में फिर दोबारा से जो है नगर विकसित होने लगे थे। अब इनके विकसित होने के कुछ महत्वपूर्ण कारक हुआ करते, यानी कि 9वीं और 10वीं शताब्दी में जब नगर विकसित होने लगे तो उनके क्या क्या कारण थे, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है ईसाई धर्म का प्रचार। तो मध्यकाल में ईसाई धर्म के प्रचार से नगरों के निर्माण में बड़ी सहायता मिली। जो पादरियों के पास व्यापक अधिकार होते थे, जिसके कारण गिरजाघर के आसपास जो है वो धीरे धीरे नगर बसने स्टार्ट हो गए। इसके अतिरिक्त क्योंकि अराजकता का युग था तो युद्ध भी लगातार होते रहते थे, जिसके कारण सुरक्षा की दृष्टि से अनुकूल स्थानों का महत्व बढ़ गया था और वहाँ पे सुरक्षात्मक नगरों का बसाव बढ़ने लग गया था। तो इस वजह से दुर्ग नगरों का जो है विकास होने लगा और इसी वजह से मध्य यूरोप में और रूस में जो है काफ़ी सारे दुर्ग नगर यानी कि गैरिसन सिटीज़ देखी जा सकती हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मध्य युग में अराजकता समाप्त हो जाने के बाद में व्यापार और परिवहन में काफ़ी चेंजेस आए, काफ़ी उन्नति हुई। दुर्गों के निकट बस्तियों का विकास होने लगा, यहाँ पे बाज़ार वगैरह लगने लगे। इसके अतिरिक्त धीरे धीरे क्या हुआ, बाल्टिक सागर, उत्तरी जर्मनी और नीदरलैंड में विशेष रूप से व्यापारिक नगरों का विकास हुआ। इटली में भी वेनिस और फ्लोरेंस और वेनिस दोनों के दोनों इटली में है। और जेनेवा जो है वो स्विट्ज़रलैंड का एक नगर है, यहाँ पे नगरों का विकास होने लगा। फिर आ जाती है बात मुसलमानों का प्रभाव। तो मध्य युग में पश्चिमी एशिया में और उत्तरी अफ्रीका में मुसलमानों का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिससे इस क्षेत्र में यानी कि जो आपका मध्य एशिया का क्षेत्र है, कई सारे जो हैं कई सारे जो इम्पोर्टेंट सिटी बनना स्टार्ट हो गई थी, जैसे बगदाद, बसरा, काबुल, मक्का, मदीना, मोसल, दमिश्क, ट्यूनिस इत्यादि नगर धीरे धीरे बसना स्टार्ट हो गए थे। इस काल में जो है शिक्षा का भी काफ़ी प्रसार हुआ, जैसे लगभग 1100 ईस्वी में कोलोन यूनिवर्सिटी, 1150 में पेरिस यूनिवर्सिटी और 1229 में कैम्ब्रिज में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, जिससे इन नगरों के विकास में काफ़ी तेज़ी आई। तो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो शहरों में डेवलप होने लगी थी, जिसकी वजह से अब शहरों का भी विकास धीरे धीरे होने लग गया था। मध्यकाल में हालांकि नगरों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन जनसंख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई थी। मध्यकाल में व्यापार और सड़क परिवहन में उन्नति के कारण कुछ नगर जो है बड़े आकार के बन गए थे, उनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई थी। जैसे फ्लोरेंस की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। पेरिस की जनसंख्या जो कि लगभग 12वीं शताब्दी में 1 लाख थी, 14वीं शताब्दी में होते होते लगभग 2.5 लाख के करीब पहुंच गई थी। इसी टाइम पे अगर भारत के मध्यकालीन नगरों की बात करी जाए
तो इंडिया के अगर मध्यकालीन एरियाज़ की अगर हम बात करें, मध्यकालीन नगरों की बात करें, तो भारत का मध्यकाल हर्षवर्धन के साम्राज्य के पतन के बाद लगभग 647 ईस्वी से शुरू होता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजपूत राजाओं ने शासन करना शुरू किया, जो कि लगभग 1600 तक चलता रहा, मुगल काल तक। राजपूत राजाओं के छोटे छोटे राज्य थे जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, अतः परिणाम स्वरूप इस युग में नगरों के विकास को कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं मिला। हालांकि फिर भी जो है राजपूतों ने कई किले और महल बनवाए थे, जिससे नगरों का विकास हुआ। जैसे राजस्थान की अगर हम बात करें, तो राजस्थान में कुछ इम्पोर्टेंट जगहें थी, जैसे चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जोधपुर, रणथंभौर, आमेर, कुंभलगढ़। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें, तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर, चंदेरी, असेरगढ़। उत्तर प्रदेश की बात करें तो भदोही, ललितपुर, बुलंदशहर, बलिया, बहराइच, बिजनौर, मुरादाबाद, इटावा, रायबरेली, हापुड़, अलीगढ़। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में इस टाइम पे फिरोजपुर, झिरका, सोना, होडल, फरीदाबाद, नूह, फर्रुखनगर, बल्लभगढ़। अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में इसी टाइम पे जो है कटक जो है ये डेवलप हो चुके थे। 1206 में हिंदू राजाओं का प्रभाव जो है समाप्त हुआ और मुस्लिम शासकों का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता चला गया। मुस्लिम काल लगभग 1707 ईस्वी तक रहा। इसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य इंडिया में आ गया था और उसका प्रभाव देखने को मिलता है। मुस्लिम शासकों ने उत्तरी भारत में बहुत सारे नगर बसाए, जिसमें इम्पोर्टेंट हो गए खुर्जा, सहारनपुर, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मुगलसराय, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, जहांगीरबाद, जलालाबाद, आजमगढ़। दक्षिण भारत में चेरा, चोला और पांड्य शासकों का प्रभाव था। तो इन शासकों ने अनेक उपयुक्त स्थानों पर मंदिरों का निर्माण कराया और मंदिरों के निकट राजाओं के प्रशासकीय कार्य चलता रहता था। मंदिरों के निकट ही महल भी बनवाए। इसी कारण यहाँ पे नगरों का विकास हुआ। कांचीपुरम, मदुरई, तंजावुर, कोयम्बटूर, ये सारे के सारे तमिलनाडु में हैं। तिरुनवेली, नागरकोइल, कुंभाकोनम, तिरुचिरापल्ली, ये सारे के सारे जो नगर हैं, कांचीपुरम, मदुरई, तंजावुर, कोयम्बटूर, तिरुनवेली, नागरकोइल, कुंभाकोनम, तिरुचिरापल्ली, ये सारे के सारे तमिलनाडु के। तिरुपति आंध्र प्रदेश का, तिरुपति और राजमहेंद्री आंध्र प्रदेश के, अलेपी और त्रिवेंद्रम केरला के, इत्यादि नगर जो इसी टाइम पे विकसित हुए। लगभग 1300 से 1650 के बीच का समय हिंदू काल का उत्तरार्ध काल माना जाता है, क्योंकि इस काल में उत्तरी भारत के मुस्लिम शासकों ने दक्षिण भारत के मंदिर नगरों को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई और उनका विकास धीरे धीरे रुक गया था। विजयनगर का राज्य स्थापित हो जाने के बाद नगरों को फिर से विकास होने लग गया था। मुस्लिम शासकों के आक्रमणों को रोकने के लिए दक्षिण में दुर्गों का निर्माण धीरे धीरे कराया जाने लगा। इनमें कई जगह जो है दुर्गों पर नगर बस गए, जैसे हुबली, कर्नूल, शिमोगा, गुलबर्गा, हैदराबाद, नेल्लोर, विजयवाड़ा, बेल्लारी, वेल्लोर, बंगलोर, बेलगाम, मैसूर, डिंडीगुल इत्यादि जो नगर है वो इस समय जो है एग्जिस्टेंस में आए। कई जगह पर मंदिरों के साथ साथ दुर्गों का भी निर्माण किया गया। कुछ ऐसे नगर भी थे जहाँ पे मंदिर और दुर्ग जो है वो दोनों की वजह से विकसित हुए, जैसे मंगलोर, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली। इस काल में जो है कई महत्वपूर्ण बंदरगाहें भी विकसित हुई, जैसे कालीकट जो कि केरला में, कोचिन भी केरला में है, मछलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, तूतीकोरिन तमिलनाडु में, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में और मंगलोर जो है ये कर्नाटक में। तो कालीकट, कोचिन, मछलीपट्टनम, तूतीकोरिन, काकीनाडा, मंगलोर इत्यादि जो महत्वपूर्ण जो बंदरगाहें हैं वो भी इसी समय जो है डेवलप हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं जो है आधुनिक नगरों के बारे में, मॉडर्न टाउन्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आधुनिक युग की शुरुआत मध्य युग के समाप्त होने पर हुई। इस युग में उपनिवेशवाद तथा उद्योग दोनों का ही महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वास्तव में उपनिवेशवाद और औद्योगिक क्रांति लगभग एक ही समय शुरू हुई थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई और शीघ्र ही यूरोपीय देशों और विश्व के अन्य देशों में धीरे धीरे ये फैल गई।
साथ ही यूरोपीय देशों की जनसंख्या भी ज़्यादा होगी और यूरोपीय जातियों ने अफ्रीका और एशिया के विभिन्न देशों में उपनिवेश स्थापित करना शुरू कर दिया। इससे इन यूरोपीय जातियों को कई लाभ हुए। एक तो जनसंख्या का भार कम हो गया, दूसरा उपनिवेशों से यूरोपीय उद्योगों को कच्चा माल मिलने लगा और उपनिवेशों में जो है यूरोपीय देशों के बाज़ार स्थापित हो गए। इस वजह से क्या है कि जो भी उनके वो निर्माण करते तो वो जो है कंजम्पशन उसकी विकासशील देशों में होने लगी, धीरे धीरे उपनिवेश वाले देशों में होने लगी। भारत भी ब्रिटेन का एक महत्वपूर्ण उपनिवेश रहा था। यहाँ के नगरों की उत्पत्ति और विकास पर उपनिवेशवाद का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है और भारत के ऊपर जो है बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है जो है ब्रिटिश शासन का, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे नगर जो हैं वो जो है अंग्रेज़ों के काल में जो है धीरे धीरे बसना स्टार्ट हुए थे। तो भारतीय इतिहास में आधुनिक युग का आरंभ लगभग 1707 से माना जाता है, जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में राजनीतिक प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया था। इससे पहले 1690 में जो है चाणक्य ने कलकत्ता की स्थापना कर दी थी। 1757 से 1857 तक लगभग 100 साल की अवधि में अंग्रेज़ों ने अपने लाभ और स्वार्थ के लिए भारत में परिवहन और नगरों का विकास किया, परंतु नगरीय विकास जो है मुख्य तटीय क्षेत्रों तक ही सीमित रहा, क्योंकि वे भारत से कच्चा माल लेके जाने तथा इंग्लैंड से निर्मित वस्तुएं भारत में लाने के लिए ही विकास कार्य करते थे। तो क्या हुआ कि इंडिया में बाकी जगह तो नगर विकसित नहीं हुए, लेकिन तटीय क्षेत्रों में धीरे धीरे जो है वो नगरों ने विकसित होना स्टार्ट कर दिया। इसकी वजह से कोंकण, मालाबार, कोरोमंडल तट पर बहुत सारे बंदरगाहें जो है धीरे धीरे निर्मित हुई। अंग्रेज़ों के साथ साथ बहुत सारे और भी जो है यूरोपीय देशों से और भी लोग आए थे, पुर्तगाली, डच है, फ्रांसीसी, इन्होंने भी भारत में अपने धीरे धीरे उपनिवेश स्थापित करना शुरू कर दिए। अगर ब्रिटिश बंदरगाहों की बात करें तो कलकत्ता, मद्रास, मुंबई प्रमुख थी। पुर्तगाली बंदरगाहों के रूप में गोवा, दमन और दीव। फ्रांसीसी बंदरगाहों की बात करें तो पांडिचेरी, कालीकट और माही। डच बंदरगाहों की अगर हम बात करें तो कोचीन इंपॉर्टेंट बंदरगाहों के रूप में डेवलप हुई थी। ये सारे के सारे व्यापारिक बंदरगाह नगर थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, लगभग 1853 में इंडिया में पहली रेलगाड़ी चली और रेल ने देश के आंतरिक भागों को बंदरगाहों से धीरे धीरे जोड़ दिया। अब क्या हो गया, अंग्रेज़ जो है देश के अंदर का रिसोर्सेज भी बाहर लेके जाने में सक्षम हो गए। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे नगरों का विकास होने लगा। ये नगर निर्यात के अपने आसपास के इलाकों से कच्चा माल एकत्रित करते और इंग्लैंड से आयातित निर्मित वस्तु और मशीनों का वितरण करते थे। इस प्रकार भारत के जो कपास क्षेत्र में है, अहमदाबाद, नागपुर, भरूच, शोलापुर जैसे नगरों का विकास हुआ, ठीक है। यानी कि महाराष्ट्र में और गुजरात में कई नगर धीरे धीरे उभरने लग गए। इन नगरों में आयातित मशीनें उपलब्ध हो जाने से उद्योग भी पनपने लगे। साथ ही बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में भी उद्योग धीरे धीरे स्थापित होने लग गए और ये व्यापारिक बंदरगाहों के साथ साथ औद्योगिक केंद्र भी बनना स्टार्ट हो गया। फिर क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने औद्योगिक कारखाने भी शुरू कर दिए कान्हापुर नामक जगह पे, जिसको आजकल कानपुर के नाम से जाना जाता है। और कानपुर जो है वो उत्तर प्रदेश के मैनचेस्टर के नाम से धीरे धीरे फेमस हो गया। तो क्या किया, क्योंकि कॉटन को प्रोसेस करके ले जाना इजी पड़ता है, तो एज ए रिज़ल्ट क्या किया, कानपुर को उन लोगों ने डेवलप कर लिया। अब ब्रिटिशर्स लोग क्या है वो गर्मी में ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते, तो एज ए रिज़ल्ट क्या हो गया, इंडिया की जो जलवायु थी वो इनके अनुकूल नहीं थी, तो उन्होंने हिमालय, पश्चिमी घाट और उच्च पठारी प्रदेशों में ऐसे नगरों की स्थापना की जहाँ पे जलवायु ठंडी होती थी और वो आराम से रह सकते थे। इसलिए अंग्रेज़ों ने देहरादून, मसूरी, नैनीताल, हल्द्वानी, शिमला, डलहौजी, दार्जिलिंग, शिलोंग, ऊटी, माउंट आबू, महाबलेश्वर जो है नगर धीरे धीरे इन लोगों ने बसा दिए, क्योंकि थोड़े ठंडे रहते थे ये लोग, ये नगर काफ़ी ठंडे रहते थे। सुरक्षा और प्रशासन की दृष्टि से भी अंग्रेज़ों ने कोई जो है सैनिक छावनियाँ बनाई, सिविल लाइंस बनाई, जैसे बेंगलोर, हैदराबाद, हज़ारीबाग, कानपुर, अम्बाला, आगरा, मेरठ, वाराणसी, मद्रास, लखनऊ, बरेली, रुड़की, कुछ महत्वपूर्ण जो है सैनिक छावनियाँ और सिविल लाइंस बनने लगी। अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे कुछ नगरों को राजधानी नगर के रूप में विकसित किया जाने लगा। अंग्रेज़ों का ध्यान छोटा नागपुर पठार की ओर तो था ही, क्योंकि यहाँ पे खनिज संपदा काफ़ी ज़्यादा थी,
तो इस क्षेत्र में उन्होंने रानीगंज, रांची, डाल्टनगंज, हजारीबाग, लोहागढ़, चाईबासा इत्यादि नगरों का निर्माण किया। ब्रिटिश काल में कुछ इम्पोर्टेंट शिक्षा केंद्रों की भी जो है स्थापना हुई, जिससे नगरों के विकास में तेजी आई। उस समय बनारस, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, अलीगढ़, आगरा, रुड़की, लखनऊ इत्यादि में विश्वविद्यालय खोले गए और नगरों का धीरे धीरे और विकास होने लग गया। कलकत्ता और उसके आसपास कई जगह पर पटसन उद्योग, मुंबई और अहमदाबाद में सूती उद्योग लगने लग गए। ये इनसे अंग्रेज़ों के आने से पहले स्थापित हो गए थे। इसके बावजूद भी 1907 में जमशेदपुर के स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना औद्योगिक नगरों के विकास की ओर महत्वपूर्ण कदम था। कलकत्ता, जैसा कि आपको पहले ही पता है कि बांग्लादेश काफ़ी बड़ा उत्पादक क्षेत्र है पटसन का, साथ साथ ही इंडिया में पश्चिम बंगाल भी पटसन का काफ़ी बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। तो कलकत्ता के जितने भी स्थानों पर पटसन की मिलें लगी थी वो सारे के सारे नगर धीरे धीरे विकसित हो गए और स्वतंत्रता के पश्चात भी भारत में औद्योगिक विकास तेज़ी से हुआ। इसके फलस्वरूप कई और औद्योगिक नगर धीरे धीरे स्थापित हो गए। जैसे लोहा उद्योग की स्थापना से दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो नगरों का जन्म हुआ। इसी तरीके से विशाखापट्टनम, विजयनगर में भी इन्हीं की वजह से प्रगति हुई। ठीक है। तेल उद्योग के कारण नूनमाती, बरौनी, हल्दिया, डिगबोई, कोयली इत्यादि नगरों का विकास हुआ। HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना के कारण हरियाणा में जो है पिंजौर नगर का विकास हुआ। ठीक है। बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट शहर जो है धीरे धीरे उभरे हैं। जैसे औद्योगिक क्रांति का प्रभाव इंग्लैंड सहित यूरोप और विश्व के अनेक विकसित और विकासशील देशों पर पड़ा, ऐसे ही जो है और बहुत सारे जो है धीरे धीरे और बहुत सारे विश्व में अनेक देश जो हैं औद्योगिक विकास की वजह से ही डेवलप हुए। जैसे मैनचेस्टर, लिवरपूल, शेफील्ड, बर्मिंघम, नागासाकी, ओसाका, यंगस्टाउन, पिट्सबर्ग, खारगो, टुला। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण नगर हैं विश्व के जो औद्योगिक क्रांति की वजह से ही डेवलप हुए हैं। थैंक यू।